हमारा यूनिवर्स लगभग 13 बिलियन पुराना है। हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है यह आज तक हम नहीं पता कर पाए, क्योंकि साइंटिस्ट का कहना है कि यहाँ ढेर सारे यूनिवर्स हैं जिसे हम मल्टी यूनिवर्स कहते हैं, जिसे हम शायद कभी नहीं पता कर पाए। और क्या आपने यह कभी सोचा कि हमारा यूनिवर्स किस चीज़ से बना हो सकता है? अगर आप एटम सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि हम एटम को देख सकते हैं जैसे प्लैनेट, सन, स्टार, लेकिन इनके अलावा भी इस यूनिवर्स में कुछ और भी है जो हमसे छिपा हुआ है। यानी जो डार्कनेस, जो एम्प्टी स्पेस हम यूनिवर्स में देखते हैं, क्या वहाँ सच में एम्प्टी है या कुछ और ही है? साइंटिस्ट इसी चीज़ के बारे में पता लगा रहे हैं, जिसमें से कुछ प्रूफ हो गया है और बहुत कुछ अभी भी बाकी है। तो इस वीडियो में हम वही हिडन चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1920 में जब साइंटिस्ट ने यूनिवर्स पर सर्च चालू किया तो उन्होंने पाया कि इस यूनिवर्स पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। उन्होंने यह बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सभी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। मतलब यह कि एक समय ऐसा आएगा जब पूरे स्टार्स और प्लैनेट सेंटर में चले जाएंगे और फिर कोई यूनिवर्स नहीं बचेगा। लेकिन 1998 में जब साइंटिस्ट ने हबल टेलीस्कोप से देखा, हबल टेलीस्कोप यह एक ऐसा स्पेस टेलीस्कोप है जो साइंटिस्ट को यूनिवर्स के बारे में अपडेट करता रहता है, और यह सबसे पहला यूनिवर्स टेलीस्कोप है। इसकी मदद से जब साइंटिस्ट ने अपने सबसे पास की गैलेक्सी को देखा तो उन्होंने यह पाया कि पहले से वह गैलेक्सी काफ़ी छोटा दिखाई दे रहा था, मतलब वह दूर चला गया था। तभी से साइंटिस्ट ने इस पर सर्च चालू कर दिया और सभी आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि यह यूनिवर्स काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड हो रहा था। मतलब यह कि कोई एनर्जी है जो इसे एक्सपेंड कर रही है, जिसके कारण ग्रेविटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन यह एनर्जी है क्या? आखिर यह यूनिवर्स एक्सपेंड क्यों कर रहा है और यह कितना पावरफुल है? और यह एनर्जी घट रहा है या लगातार बढ़ ही रहा है? ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चन साइंटिस्ट को परेशान करने लगे और कोई इसका सटीक एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा था। तब एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि इस यूनिवर्स में कोई स्ट्रेंज एनर्जी है, जिसे उन्होंने डार्क एनर्जी का नाम दिया। और यह डार्क एनर्जी यूनिवर्स को एक्सपेंड कर रहा है और इसकी एनर्जी घटने के बजाय और बढ़ती जा रही है, जो पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर रखी है। ये डार्क एनर्जी पूरे यूनिवर्स के एनर्जी के जस्ट अपोजिट है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने यह भी बताया कि जो हम यूनिवर्स में एम्प्टी स्पेस को देखते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ हो सकता है कि कोई एनर्जी या मैटर हो जो हमें दिखाई ही ना दे रहा हो, और यही डार्क एनर्जी हो सकता है जो पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है। और इसकी एनर्जी इतनी हो सकती है कि शायद हम इसे कैलकुलेट ही ना कर पाएँ, क्योंकि यह काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और ये डार्क एनर्जी केवल बढ़ ही नहीं रही, बल्कि नए नए स्पेस या यूं कहें कि नए नए गैलेक्सी का निर्माण कर रही है, जिससे पूरा यूनिवर्स बढ़ता ही जा रहा है। अब सवाल यह है कि अगर यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है तो गैलेक्सी में प्रेजेंट प्लैनेट व स्टार अपने ऑर्बिट से दूर क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि यूनिवर्स के एक्सपेंड होने की वजह से इन्हें भी दूर चले जाना चाहिए। इसके लिए एक और थ्योरी आई जिसे डार्क मैटर कहा गया। तो अब डार्क मैटर क्या है? डार्क मतलब ये कि यह मैटर ना तो प्लैनेट है और ना ही स्टार, क्योंकि हम प्लैनेट और स्टार को देख सकते हैं। लोगों का मानना है कि यह हमारे यूनिवर्स में 27% मौजूद है। साइंटिस्ट कहते हैं कि डार्क मैटर ही है जो यूनिवर्स को बांधे हुए हैं, क्योंकि इसके अपोजिट में डार्क एनर्जी जो पूरे यूनिवर्स को एक्सपेंड कर रही है। मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से अगर हम सारे यूनिवर्स में विजुअल चीज़ों को हटा दें, यानी प्लैनेट और स्टार को हटा दें, तो वहाँ ब्लैक
मैटर मौजूद रहेगा। मॉडर्न थ्योरी से हमें ये भी पता चलता है कि हमारा यूनिवर्स शांत नहीं है, बल्कि इस यूनिवर्स में बहुत शोर है जो फ्रीक्वेंसी के रूप में हमेशा बदलते रहते हैं। और इस फ्रीक्वेंसी को सारा नाम के रेडियो पे रिकॉर्ड किया जाता है, और जब यह सुना गया तो यह विसल की आवाज़ की तरह सुनाई देता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि यह पूरा यूनिवर्स एक प्लाज्मा की तरह है। प्लाज्मा मैटर का फोर्थ स्टेज होता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। यह एक टाइप का गैस है जो इतना हीट है कि इसमें एटम नहीं होते, बल्कि यह मिक्स पार्टिकल का एक क्लाउड होता है। हमारा यूनिवर्स कई ट्रिलियन गैलेक्सी से भरा पड़ा है। हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स हमसे छुपा हुआ है, क्योंकि यह एटम से नहीं बना है, मतलब न इसे हम देख पा रहे हैं और न ही छू सकते हैं। और जिसे हम देख पा रहे हैं वह केवल 5% है जो एटम से बना है, जिसे हम नॉर्मल मैटर कहते हैं। तो अब बात यह है कि डार्क मैटर क्या है। डार्क मैटर लाइट को न तो रिफ्लेक्ट करती है और ना ही एब्जॉर्ब करती है। साइंटिस्ट अभी तक इसके ग्रेविटी को ही डिटेक्ट कर पाए हैं। हम डार्क मैटर को इसलिए डिटेक्ट कर पाए कि इसके पास एक स्ट्रांग ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिससे हमें इसके बारे में पता चल पाया है। साइंटिस्ट अब कंफर्म हैं कि डार्क मैटर यूनिवर्स में प्रेजेंट है, क्योंकि डार्क एनर्जी जो यूनिवर्स को लगातार एक्सपेंड कर रही है, जिससे हमारे गैलेक्सी की स्पीड लगातार बढ़ रही है। लेकिन फिर भी हमारे गैलेक्सी में सब प्लैनेट और स्टार अपने जगह पर सही हैं। इसका मतलब यह है कि कोई मैटर है जो इस सब को बांधे हुए है। यही मैटर डार्क मैटर है, जो सब गैलेक्सी को ग्लू की तरह जोड़े रखा हुआ है। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी गैलेक्सी का फैलना लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है। मतलब ये कि डार्क एनर्जी इस डार्क मैटर को भी खींच रही है। मतलब यह हुआ कि डार्क एनर्जी डार्क मैटर से भी ज़्यादा पावरफुल है। हमने डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में बात किया। इन्हीं के जैसा ब्लैक होल है, जिसे हम बहुत ज़्यादा तो नहीं पर डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से ज़्यादा जानते हैं, और इन्हें हम अब देख भी सकते हैं। ब्लैक होल स्पेस में एक ऐसा प्लेस है जहां प्लैनेट या स्टार, मतलब चाहे कोई मैटर हो, चाहे वो लाइट ही क्यों ना हो, सब चीज़ को ब्लैक होल अपनी तरफ बहुत ही तेज़ी से अट्रैक्ट कर लेता है। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना अधिक है कि अगर इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कुछ भी इंटर करता है, ब्लैक होल उस चीज़ पर इतना प्रेशर डाल देता है कि वह धूल या गैस बन जाता है। क्योंकि इसमें कोई लाइट पास नहीं हो सकती, इसलिए हम इसे देख नहीं सकते, क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट ही नहीं करती। इसे हबल टेलीस्कोप्स और कुछ अन्य मॉडर्न टेलीस्कोप की मदद से देखा जाता है। अब सवाल उठता है कि अगर यह ब्लैक होल ब्लैक है तो हम इसे टेलीस्कोप से भी कैसे देख सकते हैं। साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि हाँ, यह सच है कि हम ब्लैक होल को देख नहीं सकते, लेकिन हम ब्लैक होल की ग्रेविटी को अपने टूल से डिटेक्ट कर सकते हैं। और हमने यह भी देखा है कि जहाँ भी ब्लैक होल है वहाँ हमेशा कोई न कोई प्लैनेट या स्टार ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल फील्ड में जाता है, तो यह ब्लैक होल उसे निगलने लगता है। उसी समय ब्लैक होल से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलने लगती है, जो साफ साफ टेलीस्कोप से हम देख सकते हैं। और एक बात, ब्लैक होल ज़्यादातर प्लैनेट को समाप्त कर उन्हें उगल देता है, जिससे ब्लैक होल के चारों ओर एक रिंग बन जाता है। क्योंकि इसमें इतनी ऊर्जा होती है, इसलिए हम इस रिंग को भी साफ देख पाते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि ब्लैक होल जितना डरावना लगता है उतना शायद है नहीं, क्योंकि यह हमारे गैलेक्सी को मेंटेन करता है। मतलब जब यह प्लैनेट या स्टार को डिस्ट्रॉय करता है तो उससे नए प्लैनेट और स्टार का निर्माण भी होता है, जो गैलेक्सी को बैलेंस करता है। साइंटिस्ट का यह भी कहना है कि दो गैलेक्सी का आपस में टकराना एक आम बात हो सकता है। मतलब दो ब्लैक होल एक साथ मिलकर एक बड़ी गैलेक्सी बना लेते हैं, और इसलिए हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, जो दूसरे पास की गैलेक्सी एड्रेना से 1 अरब साल बाद टकराएगी और एक बड़ी गैलेक्सी बना लेगी।
मतलब यह कि इस पूरे यूनिवर्स में ब्लैक होल का ग्रेविटेशन पावर सबसे अधिक है, जिसके कारण से ही एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी से टकराती है और एक नया तथा बड़ा गैलेक्सी का निर्माण होता है।